अब देखो लास्ट क्लास में हमने न्यूटन थर्ड लॉ की बात की थी। हमने आपको बताया था जब दो बॉडीज, एक बॉडी दूसरे पे एक्शन करता है तो दूसरी बॉडी पहले पे रिएक्शन करती है, और जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, इसलिए F12 इक्वल्स टू F21 होता है, इसलिए F12 प्लस F21 इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब जो नेट फोर्स है सिस्टम पर वो 0 होता है। इंडिविजुअल फोर्सेस लगेंगे, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। अगर एक बॉडी दूसरे पर एक्शन कर रही है तो दूसरी बॉडी पहले पर रिएक्शन करेगी। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं, ठीक है, ये हमने बता दिया था। अब इसके बाद अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे रियल लाइफ में। मैं सिर्फ समझाऊंगा, लिख के आप आएंगे इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। देयर हैज बीन मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। सबसे शानदार एग्जाम्पल होता है वॉकिंग ऑन रोड। इट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन रोड। इफ देयर इज नो न्यूटन थर्ड लॉ वी कैन नॉट बी एबल टू वॉक ऑन रोड। हम नहीं चल पाते पैदल। उसका रीजन समझिए। देखो हम करते क्या, ये हमारा पैर का टो है, ये है। आपने कभी गौर किया, आप जो टो से अर्थ को पीछे पुश करते हो कि नहीं करते हो? वी आर पुशिंग द अर्थ बैकवर्ड, मतलब हम बॉडी वन हम है, टो हमारा, और अर्थ बॉडी टू है। हम एक्शन फोर्स कहां कर रहे हैं? अर्थ पर। तो अर्थ, हमने एक्शन कहां किया? अर्थ पर, पीछे। तो अर्थ हमारे टो पर रिएक्शन कहां निकालेगा? आगे, इसलिए भी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम फ्रिक्शन के कारण चल पाते हैं। तो बेटा फ्रिक्शन सिर्फ एक माध्यम है एक्शन फोर्स लगाने के लिए। फ्रिक्शन ज्यादा है तो एक्शन अच्छा होगा, अगर फ्रिक्शन कम है तो स्लिप हो जाओगे ना, कम एक्शन हुआ तो रिएक्शन क्या निकलेगा? कम। इसलिए स्लिपरी सरफेस पर इट इज डिफिकल्ट टू वॉक। The reason is same because on slippery surface the amount of reaction force which has been there from the toe on the earth is less, so the reaction force also from the earth on the toe will be less. Getting my point? तो फ्रिक्शन अच्छा है, इसलिए it is easier to walk on पक्का रोड as compared to कच्चा रोड, क्योंकि पक्के रोड पर एक्शन फोर्स ज्यादा निकलेगा, कच्चे रोड पे क्या होता है? धूल उड़ गई तो एक्शन कम हो पाया। समझ गया ना? तो इसलिए, समझ गया ना? गेटिंग माई पॉइंट। हम अर्थ पे क्या करते हैं? एक्शन। तो अर्थ हम पे सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स पैदा करता है अपोजिट डायरेक्शन में, आगे की तरफ। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल समझिए, वॉकिंग ऑन रोड हो गया। दूसरा समझिए, आप क्या कर रहे हैं? आप चप्पू चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? चक्कू नहीं, चप्पू। चप्पू जानते हो? ओर को कहते हैं। नाव जिससे चलाते हैं आप, दैट इज कॉल्ड ओर, OAR, दैट इज कॉल्ड चप्पू। ये पप्पू का भाई है चप्पू, ठीक है। पप्पू को तो जानते ही होंगे सब लोग, तुम लोगों का दोस्त है, जानते हो? अच्छा, नहीं जानते हो? ठीक है, अच्छा, नहीं जानते पुनीत तुम? ठीक है, अच्छा। हाँ, यहाँ दोनों, यहाँ देखो बेटा। तो अब देखना, हम जब नाव चलाते हैं, उससे चलाते हैं तो ओर को क्या कहते हैं? चप्पू कहते हैं। तो ओर से हम पानी को कहां पुश करते हैं? एक्शन कहां किया हमने? पानी पर एक्शन कहां किया? पीछे। ओर ने पानी पर एक्शन कहां किया? पीछे। तो पानी ओर पर, चप्पू पर रिएक्शन फोर्स कहां निकालेगा? आगे। हो गया? जितना तेज एक्शन उतना स्विमिंग भी सेम केस। स्विमिंग करो, ऐसे करते हैं, पानी को कहां पुश कर रहे हैं? एक्शन फोर्स कर रहे हैं। तो हाथ ने पानी को पीछे पुश किया, एक्शन, तो पानी हाथ पे रिएक्शन फोर्स कहां निकालेगा? आगे। क्लियर है? जितना ज्यादा एक्शन उतना ज्यादा रिएक्शन। एक और एग्जांपल, रिकॉइलिंग ऑफ गन। आपने देखा हो, गन लाया है कोई? एनीवन हैविंग गन? लाओ लाओ। दुपका? व्हाट इज इट? दुपका? छुपा के तो सुना है, दुपका क्या होता है? दुक्का के दुक्का। चलो बेटा, हाँ बेटा, नो छुक्का पन्ना हो, ओके। हाँ, तुम्हें क्या हो गया बेटा? कोई अफसोस? कोई वो अफसोस तो नहीं हो रहा? ठीक है, अच्छा। हाँ, अब सुनिए अगला एग्जाम्पल समझिए। शीट शुरू करनी है, फिर अगला एग्जाम्पल समझिए। अब ये एक आपके पास वो है रॉकेट लॉन्चर, और तुम चला रहे हो, इमेजिन करो रॉकेट लॉन्चर चला रहे हो। सुन तो ले, कंधे पे तो रखा है, कंधे पे क्यों रखते हैं? उसका रीजन, और यहां फंसा लेते हैं उसे। अब सुनो, मैं बता रहा हूं, आप कभी भी देखना, जो गन है, रॉकेट लॉन्चर है, कुछ भी है, जैसे गन कितनी भारी बनाई जाती है, उसका रीजन, बुलेट छोटी सी है, मास कम है, लेकिन गन का मास ज्यादा है, उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन सुन लो। देखो आप सुनना, जैसे आपने फायर किया तो जो बुलेट है, मतलब ये गन का, यहां से बुलेट निकलेगी, तो सुनना, गन ने बुलेट पर एक्शन फोर्स कहां किया?
आगे किया, तो बुलेट गन पर रिएक्शन फोर्स कहां लगाएगी? पीछे। इसलिए जब आप बुलेट को फायर करते हैं गन झटके से पीछे जाती है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब 1 मिनट सुन लो बेटा, 1 मिनट सुनो। अगर मान लो गन ने बुलेट पर 1000 न्यूटन फोर्स एक्शन किया, तो बुलेट ने गन पर भी कितना रिएक्शन फोर्स निकाला? 1000। लेकिन फोर्स बराबर है दोनों पर, लेकिन गन की वेलोसिटी बहुत जबरदस्त, और जो पिस्टल है वो रिकॉइल करती जरूर है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत कम। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फोर्स बराबर है, और फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? तो गन का मास ज्यादा, तो एक्सेलरेशन कैसा आया? कम। तो वेलोसिटी चेंज कैसा आया? कम। तो वेलोसिटी कितनी आई? कम। झटका कम गला, एक्सेलरेशन कम आया, मास ज्यादा है ना, फोर्स तो लगा। बुलेट का मास कम, फोर्स ज्यादा है, मास कम है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? ज्यादा। बहुत से छेद हो जाते हैं बेटा, दबंग 1 2 3 बन जाती है। सुना है दबंग 1 2 3? मूवी देखी है? नहीं देखी है? लो फिर क्या देखा तुमने? सलमान खान को तुम लोग बेचारे ऐसी 400 करोड़ 500 करोड़ कमा लेता है वो। उसमें एक डायलॉग था ना फेमस, इतने छेद करेंगे। हाँ अच्छा, ये सुना था तुमने? अच्छा हाँ, अब सुनो अगला। क्लियर है? ये समझ गए? तो लिखो एग्जाम्पल, देखो जल्दी जो जो बताएं। रिकॉइलिंग समझ गए? कौन सा? अभी लिखते जाओ, पहले नाम लिख लो सारे फिर बताता हूं। बेटा जल्दी लिखो, रिकॉइलिंग ऑफ गन, जल्दी इलॉबरेट करके आप आओगे। 4 लाइनें इनको समर्पित करनी है। ये तुम्हारी गन है, और जो बुलेट है, बुलेट गन में से बुलेट कहां निकली? आगे, और गन कहां गई? पीछे। दूसरा बोलो, वॉकिंग ऑन रोड, बता दिया तुम्हें कैसे चलते हो। तीसरा देखो, स्विमिंग। चौथा, रोइंग ऑफ बोट, रोइंग ऑफ बोट, बोट को चला रहे हो चप्पू से, मिस्टर चप्पू, बताया था पप्पू के भाई। बेटा किसी को नो पॉइंटिंग, बिकॉज इफ आई विल पॉइंट यू बेटा ना, देन यू विल बी इन अ वेरी दिक्कत। ओके, यू कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। तो बेटा अपने, हाँ अपने आप को तुम्हें कुछ भी कहना है, टप्पू पप्पू सप्पू कुछ भी कहते रहो, यू कैन नॉट पॉइंट द अदर्स। और दूसरों के लिए भी ये कह रहा हूं, समझ गए ना? हाँ, बैच के बाहर तुम नालियों में लोटो, कुछ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैच के अंदर अपनी एक गरिमा बनाए रखो, ठीक है? हाँ, तुम लोग श्रेष्ठ व्यक्ति हो, श्रेष्ठ समझते हो ना? हाँ, हाईली क्वालिफाइड बेटा। हाँ। अगला, चौथा, और कौन सा बताया था बोलो? बेटा गन है, बुलेट है। तुझे तो बकरिया भी लगेगी, वो क्या कर सकते तू? हाँ, अगला कौन सा बताया था और बोलो? अरे और बताए थे, अरे एक और बताया था। हाँ एक और बताना है, प्रपल्जन ऑफ रॉकेट, रॉकेट उड़ाते हैं अभी। नहीं बेटा, उसका तरीका सुनो, आज मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि जब रॉकेट ये उड़ाते हैं ना, तो आपने देखा वो पीएसएलवी जीएसएलवी उड़ाया, बहुत सी सैटेलाइट भेजता है। जो रॉकेट क्या है? लॉन्च व्हीकल होता है, बहुत सी सैटेलाइट होती है, उनको भेज देता है। तो आप देखना, जैसे रॉकेट उड़ता है धुआं धुआं हो जाता। तो ये धुआं क्यों करते हैं? अच्छा लगता है इसलिए कि लोगों को अच्छा लगेगा देखने में, देखो धुआं हुआ कुछ उड़ा है? नहीं बेटा, उसका साइंटिफिक रीजन है, समझो। ये जो रॉकेट है 100 200 किलो के हैं, 1000 किलो के हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, और पूरे समय अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा। और वेलोसिटी पता है रॉकेट की क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज 8 अप्रोक्स, बता रहा हूं, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। फ्यूल है उसमें, नहीं वो भी तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर चलता है रॉकेट। जस्ट इमेजिन 1 मिनट में कितना चल जाएगा? 480 किलोमीटर। तुम्हारे पास ऐसा रॉकेट होता, तुम्हारे मजा आ जाता तुम्हें। हाँ,
वो बेटा हम पूरा सब पढ़ाएंगे जब सैटेलाइट ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। अब वो हाइड्रोजन भी है, लिक्विड फ्यूल भी है, अब तो गैसियस फ्यूल भी यूज करने लगे, बहुत कुछ है, सॉलिड फ्यूल भी रहता है, वो स्टेजेस होती हैं दैट वी डू नॉट हैव टू सी, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अब यहाँ सुनो ध्यान से बेटा, तो सुनो क्या इनिशियल थ्रस्ट जबरदस्त देना है, इतनी स्पीड देनी है, इनिशियल थ्रस्ट मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी, दोनों सुनो कैसे देते हैं। देखो वो क्या करते हैं, ये तुम्हारा रॉकेट है, ये जो रॉकेट है इधर छोटे छोटे से छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, क्या होते हैं, नोजल्स होते हैं छोटे। अरे यार हट, देखो मैं बताता हूं, ये ऐसे ये मान लो ये नोजल्स हैं छोटे छोटे से, इधर से निकलती हैं गैसेस, क्या इजेक्ट होती है नोजल से, गैसेस, ठीक है। अब सुनना, ये जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं, देखो ये रॉकेट उड़ रहा है, जैसे ही आपने देखा वो एकदम लॉन्च होने वाला, निकलने लगी गैसेस, क्या किया, फिर उड़ाते हैं एकदम, उसका रीजन दो। अब सुनना, रॉकेट और गैसेस, रॉकेट ने गैसेस पर एक्शन फोर्स कहां किया, तो जो गैसेस हैं वो रॉकेट पर रिएक्शन फोर्स कहां निकालेंगी। अब आगे समझ में, जितनी ज्यादा फोर्स से गैसेस को इजेक्ट करेगा, मतलब एक्शन फोर्स ज्यादा है तो रिएक्शन फोर्स भी कैसा मिलता है, एकदम बेटा सेकंड, पता ही नहीं चलता, उड़ गया, देखा है सेकंडों में, क्योंकि अल्टीमेटली इट हैज टू हैव अ स्पीड ऑफ 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ गए ना, तो एक्शन और रिएक्शन कंसेप्ट समझ गए, इसका प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट में कैसे यूज होता है, क्लियर है। चलो एक और है, बुल्लक कार्ट का एग्जाम्पल है, ये मैं अलग से समझाऊंगा, ये मैं समझाऊंगा, इसको बहुत इलॉबरेट वे में समझाऊंगा, तो इसके लिए आप स्टार पॉइंट लिख लीजिए, कुछ स्कूल्स में ये सीधा आएगा, अभी कैसे क्या है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी करो, इतना लिखो, जल्दी से नाम लिखिए, बस जल्दी करो। अब सुनो बेटा, ये क्लियर है, हाँ ये थ्योरेटिकल था, ये खत्म है, थ्योरेटिकल न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये एक डेरिवेशन है और इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, लिखो हेडिंग लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोन अंदर रखो, हेडिंग लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, हाँ हेडिंग लिखो, इसका डेरिवेशन आ सकता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का 3 नंबर में, हाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब सुनो बेटा, हम मोमेंटम को क्या करा रहे हैं, कंजर्व। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, अभी सीटें बदलने वाली हैं एक दो लोगों की, उनका चुलबुल पांडे बहुत जाग रहा है बार बार, अभी रुक जा, मैं लिख लूं थोड़ा फिर बता दूंगा। हाँ सबसे पहले ये समझिए बेटा, आज की बात याद रखना, कंजर्वेशन शब्द फिजिक्स में बहुत बार आएगा, और अगर फिजिक्स में कंजर्वेशन शब्द आ रहा है तो उसका एक ही मायने होता है कि जो जिसका भी कंजर्वेशन हो रहा है, मतलब मास है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है, अर्श कंजर्वेशन ऑफ मास है, मतलब जितना मास था उतना है और उतना ही रहेगा। जैसे इस यूनिवर्स का मास कंजर्व है, मतलब मान लो अगर इस यूनिवर्स का मास 100 केजी है तो 100 ही रहेगा। फिर अर्श ने क्या किया, इन्होंने 1 किलो मिट्टी निकाली अर्थ का, इंडिया से, इन्होंने अपना चार्टर्ड विमान लिया और उस मिट्टी को ये कहाँ लेगा, यूएस में लेगा, उन्होंने यूएस में फेंक दिया, इन्होंने इंडिया के 1 केजी मास कम कर दिया। तो इनके इन्होंने कहा सर देखो अब कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ रहा, इंडिया का मास कम हो गया, आप तो कह रहे थे कंजर्वेशन है, बताओ कंजर्वेशन है कि नहीं है, अभी भी मास है,
कौन बताएगा? है तो बेटा पूरी यूनिवर्स, सिस्टम क्या है हमारा? यूनिवर्स। बेटा इंडिया का कम हुआ तो यूएस का 1 kg बढ़ गया, ओवरऑल यूनिवर्स का तो 100 ही kg रहा ना। तो इसलिए तो कहते हैं ना बना सकते मास ना खत्म कर सकते सिर्फ एक फॉर्म से। तो अब जैसे इन्होंने क्या किया, हर्ष ने क्या किया, एक बहुत बड़ा 100 किलो का पत्थर खरीदा बड़ा, उसे क्रश करते रहे, फोड़ते रहे, फोड़ दिया पूरा, बोले सर देखो मास कम कर दिया हमने, फॉर्म चेंज कराए ना बस, मास तो 100 ही kg रहेगा, उड़ गया थोड़ा, धुएं में उड़ गया, हवा में उड़ गया, धूल हो गई वो, बस 100 तो 100 ही रहा। मतलब कंजर्वेशन मतलब सुन लो ध्यान से आज के बाद, इसके एक ही मायने है कि जो जितना जिसका भी कंजर्वेशन है जितना था उतना है और उतना ही रहेगा। मतलब इनिशियल और फाइनल कैसे रहेंगे? सेम। तो अगर मैं कंजर्वेशन और मोमेंटम की बात कर रहा हूं, मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? तो बेटा सुनो, जब कंजर्वेशन और मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम की बात करेंगे। कंजर्वेशन सिस्टम का होता है जब बहुत सारी चीजें एक साथ ले ली जाती हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों को सिस्टम कहते हैं, इंडिविजुअल को सिस्टम नहीं कहते हैं। तो जब हम कंजर्वेशन और मोमेंटम की बात करेंगे तो हम सिस्टम की बात करेंगे। तो दो बॉडीज हैं हमारे पास, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये कहता है कि अगर दो बॉडीज थी, उनका इनिशियल मोमेंटम 100 था, टक्कर हुई, टक्कर के बाद जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी m1 दूसरी बॉडी m2, इनिशियल वेलोसिटी बेटा u1 u2 से चल रही थी, ये चल रही थी आगे, लेकिन u1 ग्रेटर देन u2 थी, वेलोसिटी किसकी ज्यादा थी? इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। क्या होगा आगे चलते चलते? ये 50 पे चल रही है, 30 पे चल रही है, इससे टक्कर खाएगी, टक्कर हुई और टक्कर के बाद भी आगे चली गई। टक्कर के बाद क्या होगा? अब जो नई वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। m1 वेलोसिटी अब नहीं आ जाएंगे ना टक्कर के बाद, v1 मान लो और v2 आया ना। तो ये हमारे लिए, हम सिर्फ सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये इनिशियल सिस्टम और टक्कर के बाद ये क्या है? फाइनल सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का बताइए? इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1 पहली बॉडी का और m2 u2 दूसरी बॉडी का। फाइनल मोमेंटम क्या है सिस्टम का? m1 v1 और m2 v2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहेंगे सिस्टम के। लेकिन एक चीज सुनो, मतलब अगर 100 न्यूटन था तो 100 रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी का 100 रहेगा। जैसे मान लो पहले 50 इसका था, 50 इसका था, लेकिन टक्कर के बाद ऐसा हो सकता है इसकी वेलोसिटी कम हो गई तो इसका 30 बचा, इसकी और बढ़ गई, इसका 70 हो गया। इंडिविजुअली अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम का अगर दोनों का मिला के देखा जाए तो 100 था 100 रहेगा, 0 था 0 रहेगा, 1000 था तो 1000 रहेगा। समझ गए? लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए एक कंडीशन जरूरी होती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये पॉसिबल है। द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी 0। द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, सिस्टम पर, सिस्टम समझे? सिस्टम पे सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज शुड बी, मतलब पूरे, सुन लो, इस पूरे सिस्टम पर दोनों बॉडीज के मिला के नेट फोर्स क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल 0। अब याद करो, आप अभी हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था। न्यूटन थर्ड लॉ में हमने ये कहा था दो बॉडीज टकराती हैं, जब टकराती हैं तो जितना ये फोर्स उस पर लगाता है उतना ही वो उस पर फोर्स लगाता है। F12 और F21 बराबर होते थे, डायरेक्शन अपोजिट होते थे। एक मिनट, ठीक है। और नेट फोर्स कितना होता था? 0 होता था कि नहीं? लिखवाया भी है मैंने आपको, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। तो याद रखो, जितने भी न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हैं या जितने भी टक्कर के एग्जाम्पल हैं, कॉल्यूशन फोर्स कभी भी काम में आता है जब जो दो चीजें टकराती हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। और टकराने के पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि जब भी कॉल्यूशन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब दो चीजें टकराती हैं तो जो नेट फोर्स है सिस्टम पर वो हमेशा कैसा रहता है? 0 रहता है। अभी हम इसको प्रूफ भी कर देंगे, समझ गए? तो आप एक चीज और याद रखिए, अगर आपसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल्स पूछे जाएं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेम होंगे, सेम एज न्यूटन थर्ड लॉ। जो न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हैं वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल होंगे।
क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, F12 और F21, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो होना चाहिए। और न्यूटन थर्ड लॉ में यही होता है, जितना एक्शन फोर्स होता है उतना ही रिएक्शन फोर्स होता है, और नेट फोर्स क्या होता है बेटा, जीरो। लिखो इतना। हाँ बोलो बेटा। चलो मान लेते हैं कि एयर की एब्सेंस में वाला वैक्यूम में अगर दो चीजें जिनका सेम मोमेंटम है एक दूसरे से टकराएंगी, टकराने के बाद भी सेम रहेगा उनका। हाँ नहीं मैंने आपसे क्या कहा, अगर पूरा इंडिविजुअली 100 है, अभी इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे रहता है। जैसे यहाँ वैल्यूज लेके देख लो, जैसे मान लो 50 और 50 था, M1 U1 50 था, M2 U2 50 था, वेलोसिटी चेंज हुई, मास तो सेम रहेंगे। तो मान लो वेलोसिटी इसकी घट गई तो इसका 30 बचा, इसका 70 हो, तो अपने आप 70 हो जाएगा जितना। ठीक है, करो लिखो। हाँ बेटा, विदाउट। बेटा वो मैंने सीधा बताया, पॉइंट सोर्स है, साइज बड़ा होता है उसका, इसलिए नलीफाई हो जाता है वहाँ पे प्लेनेट के केस में। ठीक है भाई, द प्लैनेट्स डू नॉट इंक्वल, द प्लैनेट्स आर पास में है। जब वो पास होते हैं तो उनका साइज बड़ा दिखता है, जब वो हल्का सा शिफ्ट भी होगा तो ऐसा लगेगा कि वो शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि स्टार इतने दूर हैं इसलिए पॉइंट साइज इमेज का काम करते हैं, इसलिए शिफ्ट होता है तो समझ में आता है ये। ठीक है, और ये भी हम क्लास में पढ़ेंगे तो और आ जाएगा। स्कैटरिंग तो आ ही गया होगा, वो तो पढ़ा दिया। लो और बोलो, पढ़ लो और पढ़ लो अपना भी, अगर कुछ हो। इससे बता दे रहा हूँ तुम्हें, एक सेकंड में। ये देखो, रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है, सनलाइट गई, जो रेन ड्रॉप है वो किसका काम कर रहा है, एक प्रिज्म का। तो जो वाइट लाइट गई, पहले इसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये TIR हो रहा है। पहले यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ रिफ्रैक्शन, लिख दूँ यहाँ, तीन फिनोमेना होते हैं, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर होता है आपका डिस्पर्जन। ठीक है, 7 क्लास में टूट गई, ओके, इसको आप पढ़ लो। प्रिज्म से वो होता है, ये प्रिज्म का ही काम है। नहीं, प्रिज्म में TIR नहीं होता, इसमें होता है। तीन चीजें होती हैं बस, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो ही मेन है, रेनबो ही आएगा। ठीक है, और कर लो अपना। ला तुम फोन यहाँ दे दो अपना, अभी ये प्रूव कराएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तो क्या है, एक मिनट, कंजर्वेशन ऑफ कोई डाउट, क्या रात को सोई नहीं, कल पेपर था।
थ्योरेटिकल लिख लिया, अब इसको क्या करेंगे, प्रूफ। क्या करेंगे इसको, प्रूफ। हमें ये प्रूव करेंगे कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1। अच्छा, इसका क्वेश्चन पता क्या था, उसका ये था कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, लाओ दो दो कॉपियां दो। एक देखो, ये एक बॉडी है मास m1, और एक भारी बॉडी, एक हल्की बॉडी। ये ज्यादा वेलोसिटी से चल रही है, कम से। टकराने के बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है, सेम वेलोसिटी से चलेंगी क्या। अच्छा देखो, अगर ये भारी है और ये हल्की है तो क्या होगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम। हाँ है ना, ऐसा भी हो सकता है। ये अब उल्टा है, ये भारी है, ये हल्की है। हाँ, ये तेज चल रही है लेकिन इसने टकराया, फिर से ये होगा कि वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन अब ये होगा कि इसकी वेलोसिटी को ज्यादा उतनी ना बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली इट विल बी चेंजिंग। हाँ है ना, बताओ। हाँ, जो आप कह रहे थे मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको, कॉल्यूजन भी दो तरह के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। अगर ये इलास्टिक कॉल्यूजन होता बेटा, कैसा कॉल्यूजन होता है ये, इलास्टिक कॉल्यूजन में क्या होता है, और मास बराबर होते दोनों बॉडीज के, मास कहते होते हैं जो ये, इसका कहना जो होता है कि वेलोसिटी सेम ही रहे ना बाद में, हो सकता है ऐसा। ये जब ही होगा जब मासेस बराबर हो और इलास्टिक कॉल्यूजन हो। फिर भी एक काम होता है, इंटरचेंज हो जाती हैं, लेकिन अभी नहीं। आप हमेशा याद रखिए, जब मासेस अलग अलग होंगे तो स्वाभाविक है कि वेलोसिटी चेंज होंगी। तुम सोचो या ना सोचो, लेकिन वो तो होंगी। जो होना है बेटा वो तो होना ही है, अभी हाफ ईयरली आने हैं वो तो होंगे ही। ठीक है, तुम कुछ भी सोचते रहो, कोरोना आ जाएगा। हाँ सुनो, अब इसको प्रूव करें, इसको प्रूव करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो हाँ, हेड लिखो बेटा, प्रूफ। प्रूफ करते हैं इसको, PROOF, प्रूफ। देखो जल्दी से, PROOF, प्रूफ। अब एक मिनट ध्यान से सुन लो, ये 3 नंबर में आता है प्रूफ। स्टार लगा लो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 4 लगा लो स्टार। अगर मैंने कहीं बेटा 5 स्टार दे दिया तो समझ लेना वो तो देना ही पड़ेगा स्कूल वाले को। 4 हैं, 5 इसलिए मैं लगाता ही नहीं हूं क्योंकि पता है वो मेरे कहने से थोड़ी ना देगा। 4 ही लगाता हूं, 4 में का गारंटी नहीं है कि आएगा। क्या हो गया तुम्हें, हाँ बेटा। देखो बेटा, पहली बॉडी मास m1, सुनना ध्यान से, दूसरी बॉडी मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u2। क्या होगा, और u1 u2 से ज्यादा है तो क्या होगा, टक्कर होगी। टक्कर के बाद अलग वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। तो चलो तीनों, हम आपको तीनों झांकियां दिखाएंगे। टक्कर के पहले की कंडीशन, फिर जब टक्कर होगी तो क्या होगा। टक्कर होते समय ये स्थिति रहेगी, ये टक्कर की स्थिति है, m1 और m2। और टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद बताओ क्या होगा, नई वेलोसिटियां इनके पास आ जाएंगी, m1 और m2। अब जो वेलोसिटी से चलेंगे, लेट इट बी v1 एंड v2। ठीक है बेटा, दिस इज बिफोर कॉल्यूशन, दिस इज टक्कर के पहले की कंडीशन, दिस इज ड्यूरिंग कॉल्यूशन, एंड दिस इज आफ्टर कॉल्यूशन। अब सुनो यार ध्यान से, यार पहले समझ लो, समझ लो बेटा, सब मोह माया है, इसको छोड़ के। अब सुनो, एक आध दिन तो मैं बाबा जी से मिला दिया ना हमने, बस हाँ सब सही है। एक मिनट सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनो। पहली बॉडी है, दूसरी बॉडी है। पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1। पहली बॉडी का तेजस फाइनल मोमेंटम क्या है, पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम m1 m1। पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v2। ये m1 लिखा और v1 लिखा, m1 v2 हो जाएगा। है किसी दूसरे के घर पे घुस जाओ तुम, इतनी सुताई होगी है, अपने घर में दिख नहीं रहा है, उनके घर में घुस गए, m1 v2। भाई साहब
तुम भी अपना घर संभालो, M1V1 ठीक है, हमें पता है, उसे नहीं आता इसलिए तो पूछा उससे। अच्छा केतन, दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम M2U2, दूसरी बॉडी का फाइनल मोमेंटम M2V2। तो अब सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी वन निकालो, क्या निकालो? चेंज इन मोमेंटम, ध्यान से सुन लो पहले फिर लिखना, ऑफ बॉडी वन। बॉडी वन का चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं, हाँ, डेल P1, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी वन। चेंज इन मोमेंटम हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है वन का? M1V1। इनिशियल कितना है? M1U1। ऐसी सेम तर्ज पर इफ यू विल कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी टू, डेल P2, कोई दिक्कत? क्या होगा? फाइनल क्या है सेकंड का? M2V2। इनिशियल क्या है? M2U2। M2U2, M2V2, सीधा सामने सामने है। चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट और सेकंड बॉडी का आ गया, हाँ या ना? अब सुनो, रुक जाओ, ये क्वेश्चन 1। अब मुझे बताओ टक्कर के समय क्या हो रहा है? टक्कर के समय जो फोर्सेस लग रहे हैं, सुनो ध्यान से, टक्कर के समय जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस पर कहां लगेगा? यहां। किस पर फोर्स है ये? दिस इज फोर्स ऑन बॉडी वन। किसके कारण? 2 के कारण। हाँ, और 2 पर फोर्स कहां लगेगा? यहां, 1 के कारण। एक मिनट सुन लो, आपको क्या पता है? लापता है। आपको क्या पता है? गुड, अभी तुम्हें करते हैं हम लापता। चेंज इन मूवमेंट, चेंज इन, बच्चे देखिए तो बेटा, बच्चे घर वाले भी, जो बच्चे फेल होते हैं ना हाफिली में, उन्हें लापता कर देते हैं। हाँ, 10-12 दिन तक उनकी बढ़िया कुटुंब विद्या होती है, बोरे में भर भर के। हाँ हाँ, तेरी तो मुझे पता है, पापा मिले थे, तेरी महीने का 2-4 महीने भी चल सकती। समझ में आ रहा था मुझे। अब एक मिनट सुनो, इतना हो गया, सुनो यार। ए, डेल P1 डेल P2, चेंज इन मोमेंटम दोनों बॉडीज का पता है। अगर मैं आपसे कहूं ये किसका फोर्स है? दिस इज फोर्स ऑन बॉडी वन, आया ना? पहली पर जो लग रहा है, दूसरे कारण मतलब लग तो पहली पर आया, और ये किसका फोर्स है? फोर्स ऑन बॉडी टू। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स बताओ ऑन बॉडी वन। अच्छा एक चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो टक्कर हो रही है, कॉल्यूजन कितने समय के लिए हो रहा है? कॉल्यूजन फॉर टाइम डेल टी। कितने समय के लिए हो रहा है कॉल्यूजन? कितने समय के लिए? डेल टी समय के लिए टक्कर हो रही है। आप याद करो, हमने एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डेल पी अपॉन डेल टी, आया ना? अगर चेंज इन मोमेंटम किसी बॉडी का पता है, टाइम पता है, तो उसका फोर्स आ जाएगा। तो मैं फोर्स ऑन बॉडी वन निकाल रहा हूं, बॉडी वन का फोर्स निकाल रहा हूं, F12, फोर्स ऑन बॉडी वन। 2 तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि सेकंड के कारण लग रहा है, लेकिन है किसका फोर्स? 1 का। F12 मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। F12 क्या है? फोर्स ऑन बॉडी वन। जिस पे लग रहा है उसको पहले लिखते हैं, जिसके कारण लग रहा है उसे बाद में लिखते हैं। तो बताओ F12 अगर मैं करूंगा तो चेंज इन मोमेंटम किसका चाहिए? फर्स्ट बॉडी का। चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का क्या है? डेल P1। टाइम कहां है? कितने समय के लिए लग रहा है? डेल टी। ऐसे मुझे बताओ F21 क्या आएगा? बोलो यार, सेकंड बॉडी का फोर्स, सेकंड बॉडी का चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल टी, हाँ या ना? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। बस देखो, तुम क्लाइमेक्स पे आने वाले हो। हीरो बहुत पिट चुका है, अब वो मारेगा, लेकिन एक हीरो दूसरे हीरो को मारेगा, क्योंकि इस वाली मूवी में विलन था ही नहीं। समझ गए? हाँ, अच्छा, ये अपने आप को इमेजिन कर रहा है। चलो अब एक मिनट सुनो, इतना क्लियर है? दोनों बॉडीज के फोर्स निकाल लिए। अब मुझे बताओ, कॉल्यूजन के समय जब टक्कर हो रही है तो F12 और F21 बराबर होंगे कि नहीं? तो अब लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग कॉल्यूजन, कॉल्यूजन के समय, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ड्यूरिंग कॉल्यूजन फ्रॉम न्यूटन, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम से क्या पता है? बोलो। F12 और F21 क्या होंगे? बराबर होंगे, माइनस टाइम्स, हाँ या ना?
न्यूटन जब टक्कर होगी तो यही होगा, और ये नहीं होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगेगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो नहीं होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता ही नहीं है। तो हमने वही कंडीशन लिख दी। हमें ये कंडीशन में ही वैल्यू रखनी थी, हमें F12 और F21 की वैल्यू रखनी थी, इसलिए हमने F12 F21 निकाले। और फोर्स किसके टर्म्स में निकालना था? मोमेंटम के। तो हमने पहले मोमेंटम निकाले, मोमेंटम से फोर्स निकाले, और फोर्स को बराबर कर दिया अपोजिट टाइम्स, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा था। बस इक्वेशन 3 में किसकी वैल्यू रख दो? 2 की। तो पुट इक्वेशन 2 इन 3, क्या आएगा? F12 क्या है? डेल P1 अपॉन डेल टी। F21 क्या है? डेल P2 अपॉन डेल टी। हाँ या ना? डेल टी निपट गए। अब डेल P1 और डेल P2 पता है। 1 मिनट हो जाओ बेटा, इक्वेशन 4 हो गई। अब क्या करना है? 1 को रख दो 4 में। डेल P1 कितना है? डेल P2 कितना है? रख दो। डेल P1 बोलो। M1V1 माइनस M1U1, हाँ या ना? माइनस टाइम डेल P2 है, माइनस डेल डेल P2 बोलो। M2V2 माइनस M2U2। हो गया बेटा? अब एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 1 वाले एक तरफ लिखो, नहीं, U1 और U2 एक तरफ लिखो, V1 और V2 एक तरफ लिखो, यही वही वाली लाइन आ जाएगी। करो, अब तो खुद कर सकते हो लास्ट लाइन। हाँ बोलो। F21 बेटा लास्ट क्लास में नहीं आया था ना? हाँ, जय श्री राम। न्यूटन थर्ड लॉ है बेटा, यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है। बताओ बेटा, बताओ ना, बताओ। इनके चटु कक्षों को खोलो, वो बंद है, आंखें बंद है इनकी।
हाँ, तीसरा करेंगे क्वेश्चन। एक मिनट सुनो, इसमें अब मैं प्रूव ही कर देता हूं क्या होगा लास्ट स्टेप। M1 मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम फीस दे रहे हैं तो हम क्यों लिखें एक स्टेप, आप ही करके दिखाओ। तो भैया हम कर देते हैं। नहीं कुछ होंगे, लो भैया हम ही कर दे रहे हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, M2 U2 चलो V एक तरफ ले जाने, U एक तरफ। तुमने कर लिया था इसके बाद का स्टेप। देखो बेटा, इसको इस तरफ लाओ, माइनस वाले को इसको इस तरफ लाओ, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, M1 V1 पहले से था और M2 V2 और आ गया। चलो उधर पहले ये उस तरफ जाएगा, M1 U1 गया, ये तो इधर आ चुका है, क्या बचा M2 U2। देखो इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया, दोनों बराबर प्रूव हो गए। न्यूटन्स सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया। लिख लो 3 नंबर में आएगा। 99% चांसेस हैं, 1% है कि ना आए। हाँ बेटा, नहीं ये वाला क्वेश्चन आता है लेकिन कम स्कूलों में आता है, लेकिन आ जाता है। एक क्वेश्चन और है जो मैं अभी थ्योरेटिकली कराऊंगा, न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव करो और न्यूटन सेकंड लॉ से थर्ड लॉ प्रूव करो, ये हर स्कूल में आता है, हम उसको अलग से करेंगे। चलो बेटा शीट देखो, एक वो खरीद ले बेटा, फाइल खरीद ले 10 रुपए वाली। तो क्यों नहीं रख पा रही इनको, तो भी रखनी है। एक मिनट सुनो, हम अभी थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम अभी पहले करेंगे, हम करेंगे एक बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, जल्दी क्वेश्चन 5 पढ़ो। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। क्वेश्चन 5 पढ़िए। एक सरफेस है, कितने ब्लॉक रखे हैं, कितने ब्लॉक हैं यार, एक रस्सी से बंधे हुए हैं 2 ब्लॉक रखे। चलो वो आपके ऊपर है, किसका क्या मास मानना है, पहले का मास बोलो कितना है, 10। तो चलो हम M1 मान लेते हैं 10 kg है और M2 मान लेते हैं 20 kg है। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब वो कह रहे हैं इन पे फोर्स लगाया, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया किस वाले मास पे फोर्स लगाया। जब नहीं किया तो हम किसी पे भी लगा दें। तो चलो अभी कहां लगा रहे हैं हम फोर्स, इस तरफ से लगा रहे हैं, हमने फोर्स F लगाया। कितना फोर्स लगाया बोलो, 500 न्यूटन लगाया। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे बॉडी मूव करेगी, एक्सेशन आएगी और रस्सी में क्या आएगी, टेंशन। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और टेंशन और एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब फोर्स यहां लग रहा है तो एक्सेशन कहां आएगा, आगे। इस पर भी सेम आगे। रस्सी में टेंशन कैसा आएगा, एंड से अपोजिट, हाँ या ना। यहां देख लो, इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, इसकी इक्वेशन बनाओ, क्या होगा, M2 की इक्वेशन बनाओ। M2 पर फोर्सेस बोलो कौन कौन से लग रहा है, आगे कितना लग रहा है F, पीछे कितना लग रहा है T, एक्सेशन कहां है आगे, ये फोर्स बड़ा होगा जहां एक्सेशन है, F माइनस T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आया ना। जिन्होंने ये नहीं आया वो पूछ लेना क्लास के बाद, क्योंकि ये हमने कराए थे, और नहीं आया तो हमने आज वीडियो भी शेयर कर दिए इसके, जिनका छूटा था फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्न। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। आगे फोर्स कितना लग रहा है T, पीछे फोर्स कितना लग रहा है 0, एक्सेलरेशन कहां है आगे, दिस माइनस दिस, T माइनस 0 इक्वल्स टू M1A, या T इक्वल्स टू M1A कह सकते हैं, हाँ या ना। 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। याद करो हमने एक ही तरीका सिखाया था आपको, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। तरीका क्या होता है, पहले इक्वेशन को जोड़ दो, T गायब हो जाएगा, A बचेगा, A निकालने के बाद T निकाल दो। तो फिर से वही कार्यक्रम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2,
चलो इक्वेशन 1 में क्या है t, इक्वेशन 2 में क्या है प्लस f माइनस टी इक्वल्स टू, यहां बोलो इक्वेशन 1 में क्या है RHS में m1a, इक्वेशन 2 में क्या है m2a। बेटा t निपट गए, f कितना आया, a कॉमन ले लो, m1 प्लस m2, a की वैल्यू कितनी आ गई f अपॉन, हाँ या ना, ये आ गया, वैल्यू रख दो, f कितना है 500, m1 कितना है 10, m2 कितना है 20, 500 बटे कितना आ गया 30, 0 से 0 निपट गए, 50 बटे 3 क्या आ गया, a आ गया, 50 बटे 3 आ गया भाई साहब, आ गया। एक अब t निकालना है तो t कैसे निकालोगे, या तो यहां रख दो वैल्यू, है यहां रख दो, सबसे आसान किसमें, इसमें रख दो, ये आसान है ना, t निकालना है। चलो t कितना आएगा m1a, m1 कितना है 10 और a कितना है 50 बटे कितना हो गया 500 बटे 3 टेंशन न्यूटन, ये आ गया आंसर। हाँ बोलो बेटा, हाँ पॉइंट में आप निकाल सकते हो 166.6 और उसका आंसर क्या आएगा पॉइंट में 16 पॉइंट चिक 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 चिक, यस है। बोलो किसको नहीं आया, कहां थे तुम, हाँ तो फिर ये फ्री बॉडी डायग्राम वाली इक्वेशन जब कराई थी तुम थे, तुम्हें खुद याद था, तो फिर क्या दिक्कत है बेटा, एक मिनट, अरे दो मासेस है m1 m2, आपस में एक रस्सी से अटैच है, फोर्स F लग रहा है, आगे जाएंगे सॉल्व कर दिए, क्योंकि जहां फोर्स लगेगा वहीं तो लगेगा एक्सेशन, हाँ ठीक है।